One of the most important property of a molecule is its shape. किसी भी मॉलिक्यूल की कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी अगर है तो उस मॉलिक्यूल का शेप। और इसीलिए केमिस्ट्री में जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं तो सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल के शेप को समझना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल शेप कैसा है। हम ये समझना चाहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स कंबाइन हुए हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा एटम किस एटम के साथ किस ओरिएंटेशन में है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल को के शेप को एक्सप्लेन करने की, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को समझने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही है केमिस्ट्री में। जब कभी भी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा जाता है तो सबसे पहले उसके शेप को डिस्क्राइब किया जाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल को शेप के डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज टाइम के साथ डेवलप की गई हैं। उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ में लिमिटेशन हुई। फाइनली कुछ थ्योरीज़ हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती हैं जो मॉलिक्यूल के शेप को डिस्क्राइब कर सकती हैं काफ़ी हद तक। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूल के शेप का रियल शेप पता कर सकते हैं। उसमें से सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को जानने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे हमें मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का पता चल जाता है, डिफरेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है जिसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं उसका पता चल जाता है, या फिर यूँ कहें तो ओवरऑल पूरे शेप का पता चल जाता है। बट किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है रियलिटी में वो वैसा क्यों है, उसके पीछे क्या कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए? तो बिल्कुल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी हो सकती है तो उस मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करने के लिए भी थ्योरी होनी चाहिए। हम आज इस वीडियो में कुछ उसी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती हैं। वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो कोई मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करती हैं। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जो थ्योरी किसी बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करे वो ये एक्सप्लेन करे कि कोई मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, उसी थ्योरी को शेप भी एक्सप्लेन करना चाहिए। और हमको पता है 11th क्लास की स्टडीज़ में हम लोग अपना समझ चुके हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो थोड़ी वैलिडिटी भी है उसमें, वो थ्योरी है लुईस एंड कोज़ेल थ्योरी। लुईस थ्योरी और कोज़ेल थ्योरी जो थी उन्होंने एक्सप्लेन किया बॉन्ड फॉर्मेशन को। उनकी थ्योरी ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि उसमें एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये हुई कि लुईस थ्योरी और कोज़ेल थ्योरी में मॉलिक्यूल का रियल शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसी थ्योरी के आगे चल के एक एक्स्ट्रा थ्योरी आई, एक नई थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी को लुईस थ्योरी से लिंक किया जा सकता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, इस थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है और वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री अगर हम मॉलिक्यूल के शेप को समझना चाहते हैं तो हमको ये दोनों थ्योरीज़ का पता हो। हमें लुईस थ्योरी का भी पता हो और फाइनली हमें VSEPR थ्योरीज़ का भी पता हो। हालांकि हमको ये भी पता है कि आज के डेट में अगर हमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना होता है तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉमनली यूज़ करते हैं, या फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो उसी का एक पार्ट है उसको यूज़ करते हैं। बट उससे पहले, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले जो थ्योरी थी VSEPR थ्योरी, उसमें और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करने का तरीका सेम है। इसीलिए हम अगर VSEPR थ्योरी समझ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल के शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। लेकिन VSEPR थ्योरी की भी एक लिमिटेशन है। VSEPR थ्योरी से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं बता सकते कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा एटम किसी दूसरे एटम के साथ किस तरह से बॉन्ड बना रहा है और क्यों बॉन्ड बना रहा है। वो उन दोनों एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। VSEPR थ्योरी के लिए थ्योरी के अंदर इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए VSEPR थ्योरी को यूज़ तभी किया जा सकता है अगर हमको लुईस थ्योरी पता हो। और लुईस थ्योरी की मदद से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल का। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से हमें ये समझ में आ जाता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। अब ये बॉन्ड्स और लोन पेयर्स क्या होते हैं इसको भी जल्दी से हम समझ लेंगे।
एक बार अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है, फिर उसकी मदद से हम VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करते हैं और हमारे पास एक टेबल होती है, जो टेबल अभी हमें दिखाई दे रही है। इस टेबल का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूरी हो गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए या उसके शेप को पता करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, पहले उस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। वो ट्रिक्स पहले हम सीखेंगे, फिर VSEPR थ्योरी को समझेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम H2O मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सेंट्रल एटम क्या होता है? उस मॉलिक्यूल का वो एटम जिस एटम से उस मॉलिक्यूल के बाकी एटम्स कंबाइंड होते हैं या जॉइंट होते हैं। तो जैसे H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम होगा और इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, तो इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। हमें पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता होना चाहिए। तो जैसे H2O मॉलिक्यूल में हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के दोनों एटम में 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की भी थी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस की देन है, लुईस थ्योरी का रिजल्ट है। तो लुईस थ्योरी का ये अजम्पशन है कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है इसलिए बनता है क्योंकि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मकसद ये होता है कि एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो शेयरिंग करने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ऐसा करने के लिए वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है, मॉलिक्यूल एटम स्टेबल हो जाता है। यानी इसी को ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि एटम्स बॉन्ड इस तरह से बनाएंगे ताकि सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हालांकि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट की जरूरत नहीं होती है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। यह हाइड्रोजन के लिए बात याद रखनी है। बाकी एटम के लिए ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। हालांकि इसमें एक डिस्क्लेमर मैं यही दे दूं कि ऑक्टेट रूल कोई अल्टीमेट रूल नहीं है। ऑक्टेट रूल आज के डेट में इसकी लिमिटेशंस हम जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये टेक्निक, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की टेक्निक उस टाइम की है जिस टाइम ये माना जाता था कि ऑक्टेट रूल की वजह से ही कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो हमें उसी को यूज़ करना पड़ेगा। और ये बात सही भी है। ग्रुप पीरियड 1 और पीरियड 2 के एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि शुरू में ये माना गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में, जितने भी एटम हैं, सभी ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। आज ये बात सही नहीं है, लेकिन हमको ऑक्टेट रूल को ध्यान रखना है। तो ज़रा जल्दी से इस H2O मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। अब H2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, हमें पता है ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए हमको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। हम लोग ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है या डबल या ट्रिपल। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, अब क्योंकि H2O मॉलिक्यूल बना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। इस बात का ध्यान हम हमेशा रखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनमें एक सिंगल बॉन्ड तो ज़रूर बना होगा आपस में। डबल बना है या नहीं बना है वो बात की बात है, ट्रिपल बना है या नहीं बना है वो भी बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बना है। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड भी नहीं बनेगा तो फिर वो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ? मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ इसका मतलब ये है कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है। तो इस बात का अगर ध्यान रखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन चूंकि सेंट्रल एटम है और इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड ज़रूर बना होगा। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। दोनों ने शेयर किया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो गया।
अगर हम ओवरऑल देखें तो H2O मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने इस ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करना पड़ा, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। 2 यूज हो गए, तो ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 4। तो हमारा तरीका ये होता है कि हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए शायद इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो हमको 4 डॉट बनाने चाहिए, हर एक सिंगल डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। हम हमेशा डॉट को पेयर्स में बनाते हैं, तो वो और ये टोटल यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? एक भी नहीं, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, वो शेयरिंग में यूज़ कर लिया गया है। ठीक, अब इतना हम लोग करने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। एक बार चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम हम देख सकते हैं यहाँ पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल रहे हैं, ये भी स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन को काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए जो वैलेंस पहले से थे। तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को भी मिल गए, यानी कि इसमें सभी एटम स्टेबल हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल का। अमोनिया मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। हमने कहा था हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, वो एटम जिससे बाकी एटम्स बॉन्डेड हों। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन एटम सेंट्रल होगा। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जितने भी एटम हैं इसमें सबके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात याद रखना पड़ता है हमको। नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात कर ही चुके हैं। तीसरी बात हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूल बना है, तो एक बात तो साफ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं सब में एक एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही होगा। इसीलिए हमको नाइट्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना देने चाहिए तीनों हाइड्रोजन के साथ। ये पहला काम होता है, ये बना के हमने देख लिया। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। 3 शेयर कर लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो हम 2 डॉट बनाएंगे नाइट्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास ऑब्वियसली एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा है, शेयर कर लिया है सबने। अब लास्ट में हमको ये चेक करना होता है कि क्या इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो नाइट्रोजन के लिए देखें तो 2 + 2 + 2 6 और ये 2 पहले से हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन इज स्टेबल, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, वो मिल चुके हैं। हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्टेबल, यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमसे कोई पूछे तो ये होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और इस बार एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में हमको 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम होगा और दोनों ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्डेड होंगे। और हमें पता होना चाहिए कि सबके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली बात ये कि क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कम से कम सिंगल बॉन्ड तो बना ही होगा। अब डबल बना है या ट्रिपल बना है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बना ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि कार्बन एटम लिखेंगे और दोनों ऑक्सीजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड हम बना देंगे। दोनों सिंगल बॉन्ड बना दिया तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए? टोटल 4 थे, 2 शेयर कर लिए अभी तक, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन ने 1 इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो कितने बच गए इसके पास? अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम पेयर पेयर में अगर बनाएं तो 4 और 1 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे दिखेगा। ये इस तरह से हुआ। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके साथ भी ये सिचुएशन है। अब हमारे हिसाब से पहली नज़र में हमको लगता है कि क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है सब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट भी होना चाहिए। तो हम इस यहाँ पे पहले एक बार ये देखें कि क्या इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। कार्बन के लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से हैं, 2 शेयरिंग करने से 4 और इधर 2 करने से 6, ओवरऑल 6 ही इलेक्ट्रॉन आए। कार्बन तो स्टेबल नहीं हुआ। ऑक्सीजन को देखें 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 + 2 4 + 2 6 एंड 1 7, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस स्ट्रक्चर में तो किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये इस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट होना पहली शर्त है, तो वो तो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तो जब ऐसा हो जाए
कि ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो हमको समझ में आता है कि सिंगल बॉन्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। तो अगली ट्रिक ये है कि डबल बॉन्ड बना के चेक कर लेना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। उसके लिए हमको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा। अभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर्ड है जिससे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब क्योंकि एक बॉन्ड और बनाना है इनके बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को और ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा। तो वो करके देखते हैं। और सिमिलरली क्योंकि इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसके लिए भी डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। तो एक काम करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड बना के देखते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड से तो काम नहीं चला। तो डबल बॉन्ड करके देखते हैं। डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, टोटल 4 शेयर कर चुका है। कार्बन पे अब एक भी वैलेंस नहीं बचा। ऑक्सीजन पे कितने बचे होंगे? टोटल 6 होते थे, 2 शेयर कर लिए इस कार्बन के साथ, तो 4 बचे। तो 4 डॉट्स हम इस तरह से बनाएंगे दोनों ऑक्सीजन पे। फिर अगला काम यही होता है। अब ये तो हमने कर दिया। अब फिर से इसको क्या ये सही स्ट्रक्चर है या नहीं, इसके लिए ऑक्टेट देखते हैं कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कार्बन से शुरू करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं। ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के लिए 4 + 2 6 + 2 8, दोनों ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि CO2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर और देखते हैं। इस बार NH4+, इस बार हम एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम एक आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं, उससे भी कुछ समझने को मिलेगा। तो हमें फिर से वही बात करनी है। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। 4 एटम इसके साथ बॉन्डेड है। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही होगा। ये तरीका हर बार हमको फॉलो करना है। तो सिंगल बॉन्ड बना के पहले देखते हैं। ठीक, सिंगल बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे टोटल, 4 इसने इनके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इधर। टोटल 4 शेयर कर लिया। तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। हम 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बना भी दें, ठीक, तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? हाइड्रोजन तो स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए देखें तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 और एक ही इलेक्ट्रॉन 9th इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो नाइट्रोजन के पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। तो इसको मॉडिफाई कैसे करें? आप सही कैसे करें? डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकते क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, और डबल बॉन्ड की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस बार 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो एक चीज़ हमको साफ समझ में आती है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि इसने कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? एक जो ये ऑड सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पे, इसी को तो लूज किया होगा। यानी कि अगर हमको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि हम सिर्फ 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दें, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसने बाहर कहीं किसी दूसरी चीज़ को लूज कर दिया होगा। तो नाइट्रोजन पे हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे शो कर सकते हैं, या तो इस तरह से, या ओवरऑल ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव शो कर सकते हैं। ये NH4+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से एक और चार्ज्ड आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कार्बोनेट आयन CO3 2-। हमें सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि 2- का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इस CO3 के पास आए हैं। अब वो कहाँ आए हैं वो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। फिर से सेंट्रल एटम कार्बन है और 3 ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो हमें करना ये चाहिए कि तीनों ऑक्सीजन के साथ एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही। सबसे पहला स्टेप हमेशा यही देखना होता है। तो सिंगल स्टेप हमने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसके साथ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 इसके साथ इन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गया। तो कार्बन पे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, बना दिया हमने। ऑक्सीजन सब पे 5-5 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो 5-5 इलेक्ट्रॉन सब पे बचे होंगे एक शेयर करने के बाद। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट नहीं है। हम देखते हैं कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करवा देते हैं, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक बात समझ पा रहे होंगे, कार्बन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, किसी एक ऑक्सीजन के साथ ही शेयर कर सकता है। यानी एक ही जगह वो डबल बॉन्ड बना पाएगा। मुझे लगता है ये बात हम लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसका स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ कि इधर डबल बॉन्ड बना देते हैं। बाकियों के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि कार्बन के पास लिमिटेशन ये है कि 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो देख सकते हैं कार्बन पे एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इस ऑक्सीजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए और डबल बॉन्ड बन गया। इन दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5-5 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं।
तो अब क्या करें, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इन दोनों का कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब क्या हो सकता है इसके लिए, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि यहाँ 2- चार्ज भी तो है। 2- चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। तो क्या हम समझ गए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आए होंगे, एक इसको कमी है और एक इसको कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा तो एक नेगेटिव चार्ज इस पर भी आ गया। ओवरऑल इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्जेस हमको दिख गए। ये हो गया कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्जेस भी कहाँ कहाँ हैं हमको वो भी समझ में आ गया। आई होप इतने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे बनाया जा सकता है ये हम समझ गए होंगे। एक केस और समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर लंबा भी होता है, लेकिन अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया तो इससे VSEPR बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में हमने ये देखा है कि ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना होता है, बट मैं बात कर चुका था कि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल बनते हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे ही नहीं करते, उसको फॉलो ही नहीं करते, फिर भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती हैं। वो कई तरह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो रख सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिमिटेशन होती है कि कुछ भी कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास हो ही नहीं सकते, 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन हम एक ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो डेफिनेटली लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाया जा सकता है, तो हम बना लेंगे। हमें तो बस अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के उसका शेप पता करना है। तो ऑक्टेट रूल भले ही वो ओबे ना करे, लेकिन हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर फिर भी बनाएंगे और उससे शेप देखेंगे कैसे पता करते हैं। तो एक ऐसा ही मॉलिक्यूल हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और वो मॉलिक्यूल है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम और 3 ऑक्सीजन एटम है। सल्फर सेंट्रल एटम होगा, सल्फर पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन एटम पे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, हमने देखा ही है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। सभी के साथ पहले जो काम हम लोग हमेशा करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना के चेक करते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड बना के ही चेक करना चाहिए। डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चला तब बनाएंगे, और अगर डबल से भी काम नहीं चला फिर ट्रिपल से चेक करते हैं। फिलहाल हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखते हैं कि कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास बचे होंगे। सल्फर के पास 6 वैलेंस होते हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ शेयर किया, तो कितने बचे होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो 2 यहाँ बना दिया और एक कहीं पे भी एडजस्ट अभी कर देते हैं फिलहाल, तो 3 डॉट बच गए। ऑक्सीजन पे 5-5 बच गए होंगे, क्योंकि 6 वैलेंस थे, एक शेयर किया है सभी ऑक्सीजन ने, तो 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब पे बच गए। क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल भी ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और सल्फर के लिए 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 और 1, सल्फर के लिए ऑक्टेट यानी 8 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। खैर, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट नहीं है, और हमने अभी पढ़ा था कि कम से कम ऑक्टेट अगर कंप्लीट करने की संभावना है तो हम करके देखते हैं, यानी कि शेयर करके डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। डबल बॉन्ड बनाने से क्या पता कम से कम ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास भी कम है तो इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, इस ऑक्सीजन के पास कम है तो इसके पास भी एक डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। क्योंकि सल्फर के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो तीनों के साथ एक एक बॉन्ड और बना सकता है। जैसे ऊपर कार्बन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो वो इन तीनों में से किसी एक ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता था। उसके बाद इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं, तो डबल बॉन्ड बनाता कैसे? तो यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर के साथ इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड और इधर एक डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। ये बनाया हमने, तो सल्फर पे साफ हमको दिखाई देता है कि अब एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा, क्योंकि 2 इसके साथ शेयर किए, 2 इधर शेयर किए, 2 इधर शेयर किए, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो सल्फर पे अब एक भी वैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि टोटल 6 वैलेंस थे उसके पास। ऑक्सीजन सभी पे 4-4 वैलेंस बच गए होंगे, वो हम बना देते हैं। अब क्या इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो ऑक्सीजन का देखें तो कम से कम 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के लिए काउंट करेंगे तो 4 + 4 8 एंड +4 12। सल्फर के पास अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा कि या अब हम कुछ करेंगे तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस लिमिटेशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि हमने यहाँ सब कुछ करके देखा। एक यही पॉसिबिलिटी है, तब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा, बट उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि SO3 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दिया हुआ है,
जो हम अपनी तरफ से कहें कि अच्छा सल्फर ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज भी कर लिए होंगे, 12 हो गए तो क्या 4 लूज कर दिए वापस 8 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे चार्ज, तो हम अपनी तरफ से कैसे इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं। ना कोई नेगेटिव चार्ज है कि ऑक्सीजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे CO3 2- में हमने देखा इन दोनों के ऊपर आ गया था, क्योंकि 2- वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं मैंशनड है। तो हमें तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है जैसा ये दिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से तो यही इसका स्ट्रक्चर एक हो सकता है। तो बस ये SO3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप इतने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी मॉलिक्यूल देखते हैं हम एक बार उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर खुद से बना के देखें, ताकि हम पूरी तरह से ये समझ पाएं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे बनाते हैं। तो ये हमने एक लंबी डिस्कशन की है लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे, ये बहुत बेसिक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फायदा न सिर्फ हमको मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करने में होगा, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, और इस वीडियो का पर्पस भी वही है, मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करना। बट मैं ये आगे के लिए भी बता दूं कि जब हम हायर थ्योरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हमारा एक काम होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में ये चेक करना चाहते हैं कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जब हम कभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, बट क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है, sp3d है, या sp3d2 है, या sp है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन होते हैं अलग अलग टाइप के। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये पता करने के लिए भी उस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। खैर वो आगे की बात है, फिलहाल लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब जितने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बने हैं इसी में एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए सेंट्रल एटम के बारे में। H2O से ही शुरू करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके पास कुछ। हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर है और एक ये भी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी तो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर और इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हम जान सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पेयर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में दो तरह के हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बीच में शेयर्ड होते हैं वो हैं तो पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन उनको बॉन्ड पेयर भी कहा जाता है क्योंकि वो बॉन्ड का पार्ट हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं, एक इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और एक इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, दो बॉन्ड पेयर हो गए इस ऑक्सीजन के पास। और इसी ऑक्सीजन के पास एक ऊपर और एक ऊपर, ये देखते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन ये किसी बॉन्ड का पार्ट नहीं है, ये ऑक्सीजन एटम के पास हैं, बस किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास हैं, ऑक्सीजन के ऊपर हैं, तो इनको कहते हैं लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये हमने समझ लिया। अगर मुझे कोई पूछे कि H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आई विल से 4, इधर 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 इधर। बट अगर मुझसे कोई पूछे कि उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, आई विल से 2, और लोन पेयर कितने हैं, आई विल से 2, क्योंकि दोनों ही केस में हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है। सिमिलरली अगर अमोनिया के केस में, NH3 केस में मुझसे कोई पूछे कि सेंट्रल एटम जो कि नाइट्रोजन है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आई विल से 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, और लोन पेयर कितने हैं, ये 1। मुझे लगता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, ये कैलकुलेट करना हमें आ गया होगा। बड़ा स्ट्रक्चर आसानी से स्ट्रक्चर देख के पता किया जा सकता है। अब यही चीज़ हमें काम आएगी VSEPR थ्योरी में अप्लाई करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने VSEPR थ्योरी के ऊपर। इसका फुल फॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये रिपल्शन थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने जैसे कि कहा कि इस थ्योरी का काम है मॉलिक्यूल के शेप को डिस्क्राइब करना, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, उसमें बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसे है 3 डायमेंशन में, 3D स्पेस में, ये पता करना है। तो इस थ्योरी के बनाने वालों का एक सिंपल सा अजम्पशन है। उनका अजम्पशन क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, हम जानते हैं कि उसके आसपास, उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हर मॉलिक्यूल में देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कुछ बॉन्ड पेयर होते हैं और कुछ लोन पेयर होते हैं, लेकिन होते तो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो VSEPR थ्योरी बनाने वालों ने कहा कि जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उनमें रिपल्शन भी होगा, और रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से जितनी दूर जा सकते हैं
उतना जाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेट सी बात है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर ही जाएंगे रिपल्शन की वजह से। बस इसी बात से उस मॉलिक्यूल का शेप बन जाता है। इसी बात पे मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा किस बात से डिसाइड होता है, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे से रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से जितनी दूरी बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से उस मॉलिक्यूल का एक शेप बन जाता है। इसको अगर समझना चाहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर हम आएंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है Ab2, इसमें एक सेंट्रल एटम है A और ये दो B एटम के साथ बॉन्डेड है। सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, यानी कि सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2, और वो दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर इस टाइम कोई भी नहीं है। ठीक है ये बात। अब एक पल के लिए अगर हम इमेजिन करें तो क्या इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो सकता है जैसा मैं अभी बना रहा हूं, ताकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो? क्या ऐसा हो सकता है या इससे भी कुछ अलग हो सकता है? इसको समझने के लिए VSEPR थ्योरी बनाने वालों का कहना है कि शेप वैसा होगा जिस शेप में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि हमें पता है रिपल्शन होता है तो दोनों दूसरे से जितना दूर जा सकेंगे जाएंगे, तो डेफिनेटली वही शेप होगा ना जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर होगा, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड पेयर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। डेफिनेटली रिपल्शन होगा, रिपल्शन तो होगा। तो क्या और दूर जा सकते हैं क्या? डेफिनेटली जा सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं अगर ये दोनों 180 डिग्री पे आ जाएं तो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पे रिपल्शन ऊपर वाले केस से कम होगा। तो क्या लगता है इस मॉलिक्यूल का शेप ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए? आई होप सब समझ गए होंगे। डेफिनेटली 180 डिग्री वाला होना चाहिए। तो यही इस मॉलिक्यूल का शेप होता है। सिंपल थ्योरी है ना, बहुत ही लॉजिकल थ्योरी है। और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं नेचर में जिसमें सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, हर उस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा ही होगा। 2 बॉन्ड्स होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे। सिंपल ये बात है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Ab3 मॉलिक्यूल का। इसमें यह है कि सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 3 B एटम्स बॉन्डेड हैं। ठीक, और हम लोग फिर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अभी अज्यूम करते हैं कि कोई लोन पेयर नहीं है। हमें सिर्फ अभी थ्योरी की बेसिक बात को समझना है, फिर अभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे तो बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल A एटम के साथ 3 बॉन्डेड हैं, B एटम्स बॉन्डेड हैं 3। A एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये और ये। क्या इसका ये शेप होना चाहिए? हम देख सकते हैं इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वो है नहीं, हमने ये जूम किया है। तो एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। क्या इसका यही शेप होना चाहिए या इससे भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? अच्छा, तो अगर हम एक चीज़ देखें तो हम देख सकते हैं कि इस बॉन्ड पेयर में जो इन दोनों के बीच में होगा और इस बॉन्ड पेयर में काफ़ी रिपल्शन हो रहा होगा इन दोनों में। सिमिलरली इधर भी काफ़ी रिपल्शन हो रहा होगा। तो क्या अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो नहीं लगता कि इसका शेप अगर ऐसा हो जाए इस तरह से तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा, मिनिमाइज्ड होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। जबकि अगर ऐसा हो जाए तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री और ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। 120 120 120 तीनों को मिला देंगे, 360 डिग्री बन ही रहा है। क्या ये नहीं लगता कि ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन है Ab3 मॉलिक्यूल की? इसकी बजाय मॉलिक्यूल इस शेप में रहेगा तो मिनिमम रिपल्शन होगा? डेफिनेटली लगता है। और कमाल की बात यह है कि यही शेप होता भी है। Ab3 मॉलिक्यूल जितने भी होंगे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा, हर उस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा ही होगा। तो ये एक अच्छी बात हो गई। ठीक इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं Ab4, जिसमें सेंट्रल एटम A है, इसके साथ 4 B एटम्स बॉन्डेड हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। यानी सेंट्रल एटम A के साथ 4 बॉन्ड पेयर हैं बस, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? तो एक पल को हमें सोचेंगे तो लगता है कि इसमें तो अब एक यही हो सकता है जो मैं ये बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है नहीं। देखने में तो यही लगता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब क्योंकि 2 बॉन्ड तो है नहीं जो 180 पे रह सकेंगे, अब 4 हैं तो 90 90 90 90 पे रहना चाहिए। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट इससे बेहतर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है अभी। यहाँ एंगल कितना है? 90 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक,
अगर ये एंगल और बेटर हो सके और ज़्यादा हो सके तो रिपल्शन कम होगा ना, क्योंकि एंगल जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड के बीच में दूरी उतनी ज़्यादा होगी, रिपल्शन उतना कम होगा। तो इसके लिए जो एक्चुअल शेप होता है, अगर ज्योमेट्री में थोड़ा सा हम इमेजिन करके देखें तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि सेंट्रल एटम ए होगा, यहाँ एक एटम होगा बी, एक एटम होगा ये, एक एटम होगा इससे बाहर की तरफ ऊपर। ज़रूरी थोड़ा ना कि सारे बॉन्ड इस पेपर पे ही हो, एक पेपर से बाहर भी तो निकल सकता है। ये पेपर पे है, ये पेपर पे है, एक बॉन्ड समझ लीजिए कि ये बाहर ऊपर की तरफ उठ गया, और एक चौथा बॉन्ड जो होगा इस पे वो पेपर से नीचे की तरफ धंस गया, नीचे की तरफ चला गया, अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन, और एक आउटसाइड द प्लेन। अब उसको यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तो हम एक इस तरह से बनाते हैं कि जिस तरह से हमारा एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, लगभग ये कुछ इस तरह का है। चार बॉन्ड्स इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, और कमाल की बात यह है कि चारों बॉन्ड में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है हर जगह। सभी दो बॉन्ड के बीच में एंगल 109.5, 109.5, 109.5 डिग्री का है। ये थ्री डायमेंशनल शेप हो गया इसका। और हम देख सकते हैं कि वहाँ 90 का था, ये क्योंकि एक आउट ऑफ द प्लेन हो गया और एक इनसाइड द प्लेन हो गया, तो स्कोप था इस केस में रिपल्शन और कम होगा। इसीलिए जब भी कोई AB4 मॉलिक्यूल होगा इसका शेप ऐसा नहीं ऐसा होगा, और इस शेप को टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये हम आगे सीखेंगे। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड होता है? उस मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को उस कॉन्फ़िगरेशन में, स्पेस में अपने आप को उस एंगल पे आकर के एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपस में रिपल्शन सबसे कम हो, और यही उस मॉलिक्यूल का शेप बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। बस ये सिंपल सी थ्योरी है, और इस थ्योरी को समझ लें अगर हम, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शर्त बस एक है, हमें उस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो यहाँ जस्ट अज्यूम कर लिया कि एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया, एक जस्ट जनरल एग्जाम्पल लेना था। अगर हमसे कोई पूछे वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, अपनी तरफ से तो अज्यूम नहीं कर सकते ना कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उसका तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम सीख ही चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल से पहले उससे एक सिंपल मॉलिक्यूल लेके देखते हैं, CO2। डेफिनेटली CO2 का शेप पता करना ज़्यादा आसान होगा। क्यों, उसको अभी समझते हैं। CO2 मॉलिक्यूल ये हमने बनाया था, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने ये देखा था। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में अगर हम काउंट करेंगे तो हम कहेंगे देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब तो 2 पेयर हो गया, एक पेयर में 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर हो गए। इधर भी 2 पेयर हो गए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, या 4 बॉन्ड पेयर हैं कह सकते हैं। लेकिन नहीं, VSEPR थ्योरी में कहा गया है इनको 4 काउंट नहीं किया जाएगा। VSEPR में डबल बॉन्ड को भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जैसे ही काउंट किया जाता है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई अलग एंगल बन नहीं सकता। मजबूरी है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ ही रहना है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में ही रहना है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्शन हो रहा है इसलिए ना। यहाँ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड बनाना है तो साथ में रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ बॉन्ड बन गया इसलिए। इसीलिए एक बात और याद रखें तो अच्छा रहेगा, VSEPR थ्योरी में, और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूँ इसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को सुन के अपने नोट्स में इसको लिख लें कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी ए डबल बॉन्ड इज ऑल्सो काउंटेड एज ए सिंगल बॉन्ड, एज इफ कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड ही हो। डबल बॉन्ड इज काउंटेड एज ए सिंगल बॉन्ड पेयर। भले यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तब भी सिंगल बॉन्ड पेयर होगा, डबल हो तब भी। तो कार्बन एटम के पास इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हम मानेंगे? हम मानेंगे एक बॉन्ड पेयर इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, यानी कि एक पल के लिए मान सकते हैं कि डबल बॉन्ड को भी सिंगल की तरह ही ट्रीट कर लेंगे। ठीक, तो एक और एक, टोटल 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर दिख रहा है क्या कार्बन पे? नहीं दिख रहा है। तो इस केस में CO2 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए? अभी हमने बात की थी कि जब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो मिनिमम रिपल्शन कब होगा? इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर ही होगा। रियल स्ट्रक्चर भी कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा ही होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लीनियर, क्योंकि एक सीधी लाइन में सारे एटम्स आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। और अब इसी के साथ एक बार NH4 मॉलिक्यूल का भी शेप देखते हैं, NH4+। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रहा है, बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। अभी हमने बात की थी कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हों सेंट्रल एटम पे तो वो किस शेप में अरेंज होंगे? जैसा शेप यहाँ बनाया हुआ है इस शेप में तो अरेंज नहीं होंगे, वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ।
टेट्राहेड्रल शेप जिसकी हम बात कर रहे थे, एक ट्राइपॉड स्टैंड के जैसे, एक इधर एक ये और एक ये, और एंगल डेफिनेटली 109.5 डिग्री का होगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल का शेप होगा 3D में। ये बॉन्ड पेपर से बाहर आ रहा होगा और ये वाला बॉन्ड पेपर से अंदर जा रहा होगा। इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन एंड इट इज़ इनसाइड द प्लेन एंड दीज आर ऑन द प्लेन। इस तरह से NH4 मॉलिक्यूल का रियल शेप होता है। और मैंने बात कही थी थोड़ी देर पहले कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता किया जा सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि NH4 मॉलिक्यूल का शेप ऐसा ही होता है। तो आई होप ये बातें अब हमें समझ में आने लग गई होंगी। तो इन सब डिस्कशन के बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एक चार्ट डेवलप किया जाता है, क्योंकि अब हमने बात की कि अगर 2 होंगे तो लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, 3 होंगे तो 120, 120, 120 का एंगल होगा। इस तरह से हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं अब मॉलिक्यूल्स का कि शेप कैसा है। हमें क्या करना है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बनाने के लिए? सबसे पहले मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे बस एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें उस मॉलिक्यूल में ये पता चल जाए कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं उसमें से, और कितने बॉन्ड पेयर हैं ये पता चल जाए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड भी बना हुआ है, वी विल काउंट इट एज अ सिंगल बॉन्ड। ये 2 बातों का ध्यान रखना है, बस ये एक बार पता चल जाए फिर हम ये टेबल याद रखेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर आराम से पता कर सकते हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास आता है, इस टेबल को अगर हम देखें तो पहले कॉलम देखते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है और उसके शेप का एक नाम होता है, वो है। तो हमने ये इतने सारे कॉलम्स बनाए हैं। पहला केस देखते हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो गए। ऐसे हो सकता है। लोन पेयर 0, ठीक है, अभी हमने इसकी बात की थी। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? Ab2। ऑब्वियसली A सेंट्रल एटम होगा और 2 B एटम उसके साथ बॉन्डेड हैं, तभी तो 2 बॉन्ड पेयर था। लोन पेयर कोई है नहीं, तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप होता है इस तरह से। A एटम सेंटर में होगा, एक एटम इधर और एक B एटम इधर, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, 180। इस शेप को लीनियर शेप कहते हैं, इसकी बात कर चुके हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम रिपल्शन होता है दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है, ओके। सेकेंड केस देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बॉन्ड पेयर भी 3 हो, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, और फिर डेफिनेटली 0 कोई लोन पेयर तो होगा नहीं। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो फिर लोन पेयर बचा कहाँ से? तो लोन पेयर कोई नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला Ab3 होगा और उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेंटर में A होगा और 3 एटम इस तरह से अरेंज होंगे, 120, 120, 120 के बीच एंगल होगा। ऐसे शेप को ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं, ये हमको याद रखना पड़ता है। ऐसा इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी और शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं अगले केस में। थर्ड केस में क्या बताया गया है? मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर उसमें से 2 हैं और 1 लोन पेयर है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया। 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर उसमें से और 1 लोन पेयर उसमें से। मॉलिक्यूल हो गया Ab2। Ab2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं तो 2 ही तो B होंगे, 1 तो लोन पेयर है। ऐसे मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? शेप से पहले उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं। सेंटर में A होगा, एक B एटम इसके साथ बॉन्डेड है, एक B एटम इसके साथ बॉन्डेड है और एक लोन पेयर इधर एक एटम पे ऊपर ऐसे है। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, सेंटर एटम के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 3। एक ये लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, जैसा कि कहा गया था। यहाँ पर क्या एंगल 120 डिग्री का ही होगा क्या? यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ एंगल 120 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखने में तो ऊपर जैसा ही लग रहा है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको पता है ना कि ये लोन पेयर क्या होता है? फ्री है, बंधा हुआ नहीं है। ये बॉन्ड पेयर क्या होता है? 2 एटम के बीच में बंधा हुआ होता है, वो वहाँ से छोड़ के उसकी जगह जा नहीं सकता। जबकि ये लोन पेयर फ्री है, ये मंडरा सकता है, इधर इधर इधर, लेफ्ट राइट काफ़ी अच्छे से मूव कर सकता है, क्योंकि ये 2 एटम के बीच में बॉन्डेड नहीं है, फ्री है एक तरह से। एक एटम के ऊपर बस रहना है तो थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी, ये मूव कर सकता है फ्रीली। इस वजह से क्या होता है कि ये बगल वाले बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करेगा, जबकि यहाँ पर ये भी बॉन्ड पेयर था और ये वाला भी बॉन्ड पेयर था। ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता, तो बस यहाँ रहते हुए रिपेल करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये वाला लोन पेयर तो मूव कर सकता है ना, इधर भी और इधर भी। तो जब ज़्यादा जो चीज़ कोई ज़्यादा मूव कर सके फ्रीली, तो बगल वाली चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से रिपेल कर पाएगी वो चीज़। तो यानी कि इस लोन पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो क्या ये एंगल उस रिपल्शन को कम करने के लिए 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो जाएगा?
ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से रिपेल करेगा। अच्छा, वो तो इधर से भी रिपल्शन करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर को भी करेगा, तो ये एंगल भी 120 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं? तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा? असर इसका एक ये पड़ेगा कि इधर का एंगल 120 से ज़्यादा, इधर का एंगल 120 से ज़्यादा, तो ये वाला एंगल क्या 120 रह पाएगा? सर्टनली नहीं। ये दोनों बॉन्ड थोड़े से बेंट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह का इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा। और शेप इस बार ट्राइगोनल प्लेनर नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार वैसा नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए क्या कंडीशन है? 120 120 120 होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज़्यादा होता है। तो ऐसा शेप को कहते हैं बेंट शेप या फिर वी शेप। हम देखें तो ये इन्वर्टेड वी बन रहा है, तो ये वी शेप कहते हैं। दिस इज एंगुलर ज्योमेट्री। खैर, ये याद रखेंगे। इस तरह से केस में अगर 3 2 1 हो तो शेप होता है बेंट शेप। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, चारों बॉन्ड हों, 0 लोन पेयर हों, तो फॉर्मूला ये होगा, इसकी बात कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल शेप। ये हम याद रख सकते हैं। इसमें मिनिमम रिपल्शन होता है, एंगल भी हमको पता है, दैट इज़ 109.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगला केस है कि 4 बॉन्ड पेयर हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, एक लोन पेयर भी है। तो फिर से फॉर्मूला AB3 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो 3 ही है, 3 एटम बॉन्डेड हैं, एक तो लोन पेयर हो गया। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऐसा होगा। फिर एक बात ध्यान रखेंगे, सेंट्रल एटम ए है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इधर ये बॉन्ड पेयर है। ऊपर वाले केस में देखते हैं कि यहाँ एंगल होता था 109.5 डिग्री। क्या यहाँ पे उतना ही होगा? नहीं, यहाँ पे उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? फिर से लोन पेयर आ गया, इस बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा रिपल्शन करेगा, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो क्या नहीं लगता कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाएंगे थोड़ा सा? तो उसका रिजल्ट ये पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल जो 109 डिग्री होना चाहिए था, 109.5, उससे कुछ कम हो जाएगा। यानी कि इसका शेप उसके जैसा नहीं रह पाएगा। इसको टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सिमिलर है, लेकिन शेप एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। इसलिए शेप को भी हम लोग नया नाम देंगे। इस शेप को हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहेंगे। ऊपर वाले को टेट्राहेड्रल, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल। यानी कि 4 3 1 में शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और शेप दोनों याद रखनी चाहिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ऐसा फॉर्मूला होगा और ऐसा शेप होगा। इस बार 2 लोन पेयर इस तरह से हमने बनाया, तो अब और ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि एक लोन पेयर से जब रिपल्शन होता था ज़्यादा, अब तो 2 हैं। इनमें पहले आपस में कितना रिपल्शन होगा, कितना झगड़ा होगा, उसकी वजह से इधर भी रिपल्शन बढ़ जाएगा, इधर भी रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये तो और ज़्यादा बेंट हो जाएगा। इस शेप को भी बेंट ही कहते हैं। ऊपर भी एक बेंट आया था, तो हमें याद रखना है एक बार और, इस तरह के केस में भी जो शेप बनता है उसको बेंट या वी शेप ही कहते हैं। ठीक है। अगला केस है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, पांचों बॉन्ड पेयर हों, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, और वो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB5। इस केस में शेप हमें याद रखना चाहिए, ऐसा होता है। सेंटर में ए, एक भी इधर, एक भी इधर, एक भी इधर। इन तीनों को मैंने डॉटेड लाइन से, पता है क्यों जोड़ा है? कि डॉटेड लाइन से जोड़ने का मतलब ये है कि ये भी एटम, ये भी एटम और ये भी एटम, तीनों एक प्लेन पे है, लेकिन ये भी एटम इसके ऊपर है, परपेंडिकुलर। पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं था, तो परपेंडिकुलरली ऊपर बना दिया मैंने, और एक परपेंडिकुलरली इसके नीचे है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए इन तीनों को डॉट से जोड़ दिया है मैंने, डॉटेड लाइन से। और ये 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, तो एंगल भी मैंने लिख दिया है। इन तीनों में आपस में एंगल 120 120 120 का है। ये अगर हम याद रख पाएँ तो हमारा काम चल जाएगा। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अगला केस है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। इस बार एक लोन पेयर भी आ गया है, 4 बॉन्ड पेयर। तो फॉर्मूला ये होगा, और वो लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट लगभग वैसा ही होगा, यहाँ पर वो आ जाएगा लोन पेयर। और इस शेप को हम कहते हैं सीसॉ। ऊपर वाले जैसा तो नहीं है, हाँ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सिमिलर है, लेकिन शेप थोड़ा सा अलग है, सीसॉ। एक बात इसमें और याद रखेंगे, इस तरह का जो शेप बनता है ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट तो एक ही है। ये जो बॉन्ड है ना ऊपर 90 डिग्री और नीचे, इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, AXIAL, एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो 3 बॉन्ड हैं जो एक ही प्लेन पे हैं, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसकी बात बस थोड़ी सी याद रखेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड थोड़ी लंबाई में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिपल्शन कम करना है ना, इसलिए लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, दोनों एक्सियल बॉन्ड की। और ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लंबाई आपस में एक जैसी होती है, लेकिन एक्सियल बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, यानी बॉन्ड लेंथ इनका थोड़ा कम होता है। बस इतनी बात अभी याद रखेंगे, क्यों ऐसा होता है, ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। अब बस हम इस वीडियो के एंड की तरफ ही बढ़ गए हैं। हम देखते हैं अगला केस, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इस बार 2 लोन पेयर हैं, पहले बार में 1 लोन पेयर थे, तो दोनों लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड्स पे बना देंगे, और तीनों बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे होंगे। ये बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है इस सिचुएशन में।
ऐसे शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, नेक्स्ट 5 2 3, तो ऐसा हो जाएगा। 3 लोन पेयर हैं इस बार, तो एक भी यहाँ एक ये भी यहाँ, और 3 लोन पेयर इस तरह से। इस शेप को कहते हैं लीनियर। लीनियर इससे पहले भी किया था, ये भी लीनियर है क्योंकि एक सिंगल लाइन में तीनों एटम है, इसलिए लीनियर। नेक्स्ट केस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। डेफिनेटली फॉर्मूला AB6 होगा, ऐसा शेप होगा। ये 4 एटम्स होंगे ए बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी और ए बी। ये चारों एटम एक ही बॉन्ड, एक ही प्लेन पे होंगे, और एक परपेंडिकुलरली ऊपर, ये 90 डिग्री का, और ऐसे ही परपेंडिकुलरली 90 डिग्री नीचे भी। तो ऊपर और नीचे वंस अगेन ये बन गया एक्सियल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका शेप होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर इसी को ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। इसी में है 6 5 1, एक लोन पेयर अगर आ जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा एक लोन पेयर हमें एक्सियल बॉन्ड पे डाल देना चाहिए। ऐसे शेप को स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। इसको बाइपिरामिडल और इसको पिरामिडल। बाइपिरामिडल इसलिए क्योंकि एक पिरामिड ऊपर भी बन सकता है और एक पिरामिड इसमें नीचे भी बन सकता है, जबकि इसमें सिर्फ एक जगह पिरामिड बन सकता है, एक नीचे नहीं बन सकता क्योंकि नीचे एटम नहीं है। खैर, वो तो एक नाम रखने, याद रखने का तरीका है, स्क्वायर पिरामिडल है। ये लोन पेयर नीचे वाले एक्सियल पे भी बना सकते हैं, ऊपर वाले पे भी बना सकते हैं, वो बात एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका याद रहेंगे। और लास्ट वाला हमारे पास केस है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों। तो दोनों लोन पेयर को ऊपर और नीचे डाल देंगे, और 4 बॉन्ड पेयर इस तरह से। इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि चारों ही बॉन्ड एक ही प्लेन पे हैं इसीलिए, और स्क्वायर ज्योमेट्री है इधर, तो स्क्वायर प्लेनर। आई होप ये सारे शेप्स हमको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बात, इतनी बात हमने की तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। अब हमसे जो भी मॉलिक्यूल का कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं। लास्ट काम, एक काम करते हैं कि क्यों ना कुछ नॉन मॉलिक्यूल जिनको हम जानते हैं उनका शेप कर लें, अच्छे से पता कर लें। सबसे अच्छा रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का शेप पता कर लें। उसके लिए एक काम करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ी देर पहले ही बनाया था, तो हम जानते हैं कि उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ये बना था। ठीक, अब हमने तो बना लिया। अब हमें क्या देखना होता है VSEPR के टाइम पे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल। एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 4 में से हम देखते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। पता चल गया। जैसे ही ये पता चल गया, जल्दी से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि टेबल में कौन सी सिचुएशन से मैच कर रहा है। ये टेबल में इस सिचुएशन से मैच कर रहा है। 4 2 2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। AB2 हैवी, ए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है और बी हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, तो यहाँ एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर इस तरह से होंगे। वाटर मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा बेंट वी शेप। अगर ये टेबल हमें याद रही तो हम कभी भी एग्जाम में हमसे पूछा जाए हम आराम से बता सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का रियल शेप कैसा होगा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से ये इसका मॉलिक्यूल बन जाता है बेंट शेप। एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि इसमें जो ये दोनों है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104.5 डिग्री। हम देख पा रहे हैं नॉर्मली 109.5 होता था अगर ये टेट्राहेड्रल होता, अगर यहाँ लोन पेयर्स नहीं होते तो। क्योंकि लोन पेयर हैं, रिपल्शन बढ़ गया तो इनके बीच का रिपल्शन बढ़ गया, तो इनके बीच में श्रिंकिंग हो जाएगी, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्शन ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, और लोन पेयर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों ही फ्री हैं, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि ये बॉन्ड 109 से काफ़ी कम हो जाता है, 5 डिग्री का श्रिंकेज हो जाता है, और 104.5 डिग्री रह जाता है वाटर में। अलग केस में, अलग अलग मॉलिक्यूल के केस में ये एंगल अलग अलग हो सकता है। खैर, वाटर के केस में ये याद रखेंगे। इस तरह से अब मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, हर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। उसके बाद ये जो टेबल हमने डिस्कस करी है ये टेबल याद रखें। अपने आप हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और उसके शेप का नाम भी पता कर पाएंगे, और एग्जाम में हमसे बस यही पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं, बॉन्ड पेयर निकाल लेते हैं, लोन पेयर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम ये टेबल याद रखते हैं। वो शॉर्टकट हुआ, बट वो शॉर्टकट में कई सारी लिमिटेशंस हैं, बाद में जाके उसमें हमें गलतियां होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम इस बेसिक तरीके से चलें कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर काउंट करें, बॉन्ड पेयर काउंट करें, और उसके बाद ये टेबल में मैच करें कि किस वाली सिचुएशन से मैच कर रहा है, अपने आप टेबल में मिल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। तो ये टेबल हमारे लिए एक तरह से चार्ट है, रेफरेंस चार्ट। हमको ये 3 चीज़ें पता करनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। ये पता चल गया तो मैच कर लेना चाहिए टेबल में हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा कॉलम सही बैठ रहा है। जैसे वाटर के केस में हमने देखा कि ये वाला कॉलम सही मैच कर रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होगा, शेप का नाम होगा बेंट शेप। आई होप ये पूरे डिस्कशन से हमको मॉलिक्यूल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया, और उसकी मदद से VSEPR थ्योरी की मदद से हमको उसका शेप पता करना आ गया। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना ही था। आई होप इस वीडियो से हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।